नीलू जी, मेरी आवाज जा रही है? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूँ नीलू व्यास। आज महाकुंभ का समापन है और आज आखिरी स्नान है महाशिवरात्रि का। और सबसे पहले तो हमारे फेडरल देश के सारे ही जो दर्शक हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। और आज जब महाकुंभ खत्म हो रहा है तो समय अब ये आ गया है कि इस 45 दिन के पर्व को अगर आप देखें, ठीक है, धार्मिक पर्व था, बहुत सारे लोग आए, सांस्कृतिक एक मिलन संगम सबने देखा। लेकिन ये जो पूरी एक राजनीतिक अखाड़ा भी किस तरीके से ये महाकुंभ बना, आज उसके बारे में भी चर्चा करनी जरूरी है। योगी बनाम मोदी की पूरी लड़ाई वहां पर दिख रही थी। जगह जगह पर पोस्टर्स सिर्फ बड़े बड़े योगी आदित्यनाथ और मोदी जी के। योगी जी कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे इस बात को बताने में कि मेरे से बड़ा हिंदू नेता या मेरे से बड़ा सनातनी कोई नहीं है। और अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि मोदी जी शुरू में तो बहुत शांत थे, लेकिन उन्होंने भी फिर हिंदू सनातनी नेता के होने के तमाम दावे किए। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि योगी ने अपनी पोजिशनिंग इस कुंभ में ज्यादा अच्छी की या मोदी जी ने। कई लोग ये भी कहते हैं कि अरे ये दोनों एक ही हैं, वही एक केंद्र में है एक राज्य में है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वर्चस्व की लड़ाई हम देखें और जिस तरीके से योगी जी अपने आप को ग्लोबली रीच आउट करने की कोशिश कर रहे थे, ग्लोबल ऑडियंस से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे इस महाकुंभ के जरिए, तो क्या वो उसमें सफल हो पाए हैं? और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या उन्होंने अपनी 2027 की जो कुर्सी है मुख्यमंत्री की वो पक्की कर ली? और उससे भी आगे अगर चले तो क्या 2029 के लिए अपनी पोजीशनिंग उन्होंने कुंभ के जरिए की? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ मेहमान जुड़ रहे हैं और उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ प्रजानाथ शर्मा जी हैं जो कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनीता एरोन जो कि हिंदुस्तान टाइम्स लखनऊ की कंसल्टिंग एडिटर हैं, लेखक हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, हमारे साथ हैं। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ ललित राय, अभिषेक रावत और शेखर वर्मा हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं फेडरल देश के। आप तीनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज की चर्चा मैं सुनीता जी से शुरू करूंगी कि सुनीता जी, अगर इस महाकुंभ को देखा जाए तो इस पूरे महाकुंभ को क्या हम केवल एक राजनीतिक अखाड़े के रूप में ही देखेंगे? और जिस तरीके की लड़ाई योगी बनाम मोदी की दिख रही थी, तो क्या ये सही बात है कि योगी जी अपने आप को मोदी जी से ज्यादा बड़ा बताने की कोशिश कर रहे थे इस महाकुंभ में? नीलू, अभी तक के जितने कुंभ हुए हैं उसमें पॉलिटिक्स नहीं होती थी। और जब मैं कह रही हूँ पॉलिटिक्स नहीं होती थी, इसका मतलब ये है कि लोग आते थे, आपके सारे लोग आते थे। अगर नेता भी आते थे तो पब्लिसिटी उनकी नहीं इतनी होती थी। और जनरली यहाँ पे एक जीओपी था कि वीवीआईपीज को यहाँ पे नहीं आना है। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यहाँ पे संत आते हैं, आपके हर तरह के संत आते हैं और यहाँ पे आके कल्पवासी आते हैं और पब्लिक जिनकी श्रद्धा है वो लोग आके अपना डिप लेते हैं होली डे। पर अब की बारी सरकार ने उसको और उनकी भाषा में और भव्य बनाने के लिए उन्होंने लोगों को आमंत्रित करा। और आमंत्रित ऐसे नहीं करा है कि बस यहीं से उन्होंने इनवाइट्स भेज दिए। उनके मंत्री कई स्टेट्स में गए और कई स्टेट्स में जाके उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स और बाकी लोगों को रोड शोज करे और कहा आप आइए, हमने इतनी तैयारी कर रखी है। दूसरी तीसरी चीज जो हुई है, एक तो इनविटेशंस गए और तीसरा ये हुआ है कि अब लेटेस्ट जो है हम लोग बात करते हैं रिलीजियस टूरिज्म की। अब हम बात खाली मंदिर जाना, दर्शन करना वहां तक नहीं रह गया है। अब हमने एक शब्द और उसको जोड़ दिया है, टूरिज्म का। तो लोग यहाँ पे आए, वो उन्होंने उसमें फन भी, मतलब अपने पाप भी धोए और उन्होंने एंजॉय भी करा। उन्होंने स्पिरिचुअल, उनकी जो अवेकनिंग होनी थी शायद वो भी हुई होगी, जो भी है वो कई चीजें हुई। अब बात आती है मोदी और योगी की। देखिए, ये एक स्टेट लेवल ग्लोबल इवेंट था, स्टेट्स ने करा था, बट इट बिकेम अ ग्लोबल इवेंट क्योंकि इसमें काफी देशों के एम्बेसडर्स वगैरह को भी बुलाया गया था। तो डेफिनेटली जो चीफ मिनिस्टर होता है वो क्लेम उन्हीं को क्रेडिट भी जाता है, पर जो कंट्रोवर्सीज हुई उसका डिस्क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। और पूरे वक्त अगर हम बात करें सनातनी की, जो बात करते हैं उसमें देखिए जिस तरह से योगी बोलते हैं उस तरह से प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते हैं। योगी जी खुल के, ही इज ब्रेजन,
जो कहते हैं ना, उनकी जो विचारधारा है या जिस चीज में वो यकीन करते हैं उसको वो खुल के बोलते हैं, चाहे वो विधानसभा में बोले या कहीं पे बोले। और बहुत जैसे स्टैम्पीड हुआ तो उन्होंने जो एक लाइन पकड़ी उसको उन्होंने चेंज नहीं किया, जबकि मोदी जी वॉज द फर्स्ट वन। पर जितना मैंने इसको लोगों को सुना है, सब मोदी 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 कर रहे थे। जब वो कहते थे यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो उसमें वो बार बार कहे मोदी ने बुला लिया, मोदी जी ने ये कर दिया। तो बीजेपी इज आइडेंटिफाइड विद मोदी। अब 27 और 29 में अभी बहुत दूर है। राजनीति तो आजकल इतनी आप नहीं कर सकते कि 27 की कुर्सी पक्की कर ली। यहाँ पे कितने लोग हैं, ऑल्दो मैंने उस बात को कभी आई हैव नॉट एग्रीड टू इट कि कुंभ के बाद योगी जी बदल जाएंगे, या जब दिल्ली में चेंजेस होंगे, उनका प्रेसिडेंट आएगा, तब इनको दिल्ली ले जाया जाएगा। आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड योगी वो व्यक्ति नहीं है जिससे कहा जाए आप रिजाइन कर दें। वो ऐसे रेजिग्नेशन नहीं देंगे। वो जब देंगे अपनी मर्जी से देंगे। उनको ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बीजेपी निकाल देगी या कुछ कर देगा। वो डरते भी नहीं है। ही इज वेरी स्टबर्न। सुनीता जी, क्या उन्होंने कुंभ के जरिए अपनी पोजीशन पक्की कर ली है, जो अभी तक बीच में हो रहा था और लोकसभा के चुनाव के बाद छवि नो, एज अ सनातनी लीडर उन्होंने पक्की कर ली है, बट पॉलिटिक्स में आप ये नहीं कह सकते। उन्होंने चीफ मिनिस्टर की पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। हो सकता है कि बीजेपी में अब ये लगे कि अब टाइम आ गया इनको चेंज करने का। ये जाएंगे नहीं, ये मठ चले जाएंगे, ये दिल्ली नहीं जाएंगे। लेकिन आप जब कहती हैं कि सनातनी लीडर के रूप में उन्होंने अपने आप की पोजीशन पक्की कर ली है, तो क्या मोदी जी को जो हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, क्या उनको उन्होंने पिछाड़ दिया है योगी जी ने? नहीं, मुझे नहीं लगता। आज भी मुझे लगता है पॉपुलैरिटी की अगर बात करें, इमेज की बात करें, तो मोदी इज अहेड ऑफ हिम। बाकी आरएसएस बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दिया है कुंभ में। बहुत ओपनली आरएसएस दिखाई नहीं दिए। इफ देयर इज अ मैसेज इन दैट, आई डोंट नो। ओके ओके, ठीक है। मैं प्रजानाथ शर्मा जी के पास जाती हूँ कि शर्मा जी, आप इस पूरे कुंभ को कैसे देखते हैं? ये योगी बनाम मोदी की लड़ाई थी, या आपके अनुसार कुछ और ही आपको राजनीतिक अखाड़ा वहां पर नजर आ रहा था? जी देखिए, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, और निस्संदेह हम मर्यादित हैं। हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता सभी मर्यादित। हमारी एक सीमा निश्चित है। हम मर्यादा का उल्लंघन आज तक नहीं किए, कभी नहीं। न हमारे नेता न कार्यकर्ता। आज होड़ तो इस बात की लगी है कि राजनीति की मर्यादा, संविधान का उल्लंघन, लोकतंत्र के सीने पर चढ़कर कैसे सत्ता पाई जाए, ये उसकी लड़ाई। 144 वर्ष बाद कुंभ आया है। यहां तक लोगों ने कह दिया, भारतीय जनता पार्टी और इससे संबद्ध लोगों ने, नेताओं ने, कि हमने आज तक 144 वर्षों में ऐसा नहीं देखा। अरे भैया, अभी तुम्हारी उम्र क्या है? 144 साल में कितने कुंभ लगे? अभी तुम्हारी उम्र क्या है? और जितने कुंभ लगे, महाकुंभ, कुंभ, झूठ का लिंदा है इनके पास। ये झूठ ही बोलते हैं, सत्य से बिल्कुल इनका कोई नाता नाता नहीं। 144 वर्ष बाद लगा ही नहीं, तो हर 12 वर्ष बाद आता है महाकुंभ कहिए, कुंभ कहिए। अब लड़ाई इस बात की है, आपके कथन अनुसार, कि मोदी जी बड़े हैं कि योगी जी बड़े हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच की लड़ाई तो साफ दिख रही है। अगर ये मर्यादा पूरी तरह से तोड़ते हैं योगी जी, बटोगे तो कटोगे, तो मोदी जी उसके बराबरी करते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये मुख्यमंत्री और दुर्भाग्य देश के प्रधानमंत्री की भाषा है। अभी कुंभ के आयोजन में विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो दुर्व्यवस्थाओं पर बात करते हैं, उठाते हैं,
वो गिर जाएंगे और क्या क्या। इस तरह की भाषा क्या सदन में या सदन के बाहर किसी राजनीतिक दल को शोभा देती है क्या? मैं फिर कह रहा हूं कि हम लोग मर्यादित लोग हैं, मर्यादा में रहकर बात करते हैं, अपनी लड़ाई लड़ते हैं, उसका उल्लंघन नहीं करते। मोदी जी 3 बार बात किए मुख्यमंत्री से महाकुंभ में। वो कब बात किए? जब लाशें बिछ रही थी महाकुंभ में। देश भर से आए स्नानार्थी अव्यवस्था के कारण उनकी लाशें गिर रही। तो सरकारी चैनल ये बता रहे थे कि 3 बार प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से बात की। अरे भाई, आपका कर्तव्य है, आपका काम क्या है? नागरिकों की सुरक्षा, देश का विकास, यही तो है। और ढोल क्या पीटा कि ऐसी व्यवस्था आज तक 144 सालों में नहीं हुई। नेहरू जी से बराबरी जरूर करेंगे। यहां भी नेहरू जी आ गए। इनको आईना देखना चाहिए, जनता के सामने साफ बोलना चाहिए, स्पष्ट बोलना चाहिए। अगर विपक्ष ये सवाल नहीं उठाएगा सरकार के सामने या सरकार से, तो आप बताइए कौन उठाएगा, कौन पूछेगा सवाल? हम किससे सवाल पूछेंगे कि महाकुंभ में क्या हुआ, इस आयोजन में इतनी दुर्व्यवस्थाएं क्यों हुई, लोगों की लाशें क्यों गिरी, लोगों के परिजन क्यों खोए वहां से, उनका पता क्यों नहीं लगाया गया, और जो तीर्थयात्री स्नानार्थी मरे हैं उनको मुआवजा अब तक कितना मिला, क्यों नहीं मिला? आप ये तो बता देते हैं कि बहुत बड़ी आमदनी हुई। अब तक के इतिहास में सरकार आमदनी बता रही है, हमारे मुख्यमंत्री ये बता रहे हैं कि आमदनी हुई कितनी। जैसे जेल में जाते हैं लोग तो वहां एक रजिस्टर होता है आमद, वो बोलते हैं आमदनी, कितने लोग आए जेल में। और जब छूटते हैं, परवाना जाता है, तो बोलते हैं कि परवाना आ गया, जेल से बाहर जाएंगे। आमदनी की गिनती हो गई इनकी। करोड़ के नीचे ये बात नहीं करते। 44 करोड़ लोग आ गए दर्शन करने, स्नान करने, पर वो बेचारे श्रद्धालु जो मर गए, स्नान करने आए थे या स्नान करने के बाद रास्ते में एक्सीडेंट में मर गए, उनके बारे में आंकड़ा आपने नहीं दिया। जो दिया वो भी गलत दिया, झूठ दिया। वो तो सवाल बने ही हैं कि जो भगदड़ हुई उसमें कितने लोग मारे गए, कोई आंकड़ा सामने नहीं आया। लेकिन श्रद्धालुओं का आंकड़ा, जो लोग कितने लोग स्नान कर रहे हैं, उनका आंकड़ा जरूर सामने आया है। लेकिन जो कितने लोगों की वहां पर मौत हुई थी, जो बद इंतजामी थी, चाहे वो ट्रैफिक जैम्स हो, चाहे जो भी हो, उसके बारे में अगर जैसे ही विपक्ष, वो भी तो गलत बताया। मैं वही कह रहा हूँ कि वो भी गलत बताया। सही आंकड़ा भी सरकार प्रस्तुत नहीं कर पाई। ये सरकार का कर्तव्य है, इसलिए कि मुआवजा देना पड़ेगा। ठीक है, उनके परिजन आज छाती पे क्या बताएं, रो ठीक रो है, के बुरा हाल। हाँ ठीक है। लेकिन अब मैं ललित के पास आती हूँ कि ललित, इसको कैसे देखा जाए? एक तरफ सनातन धर्म में डूबे हुए योगी जी हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का बड़ा पोस्टर है, और तीसरी जगह जो सारी बदइंतजामी है और जो भगदड़ हुई, वो सारी चीजें हैं। अब कुंभ को कैसे देखा जाए? अगर जब कहा जा रहा था कि भाई एक राजनीतिक अखाड़ा है, वहां पर कैबिनेट मीटिंग भी हुई, वहां पर सारे जो वीवीआईपी थे उनका भी जमावड़ा रहा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे फिल्म स्टार हो, चाहे कॉर्पोरेट जगत के लोग हो, चाहे खुद बड़े बड़े केंद्रीय नेता क्यों ना हो, खूब लोगों ने डुबकी लगाई और उसको एक पूरा महा वीआईपी एक इवेंट बनाकर रखा गया। क्या आज योगी जी अपने आप को मोदी जी से कहीं ऊपर पाते हैं जब आज कुंभ खत्म हो रहा है? देखिए, कुंभ तो आज औपचारिक तौर पे समापन की घोषणा कर दी जाएगी, और पिछले 45 दिन से लेकर के अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 65 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। आज की तारीख में जो दोपहर का डेटा मतलब जो पेश किए थे, उसमें 1 करोड़ की बात वो कर रहे थे कि 1 करोड़ श्रद्धालु महाशिवरात्रि के अवसर पे स्नान किए हैं। पिछले 45 दिन में सबको कुछ न कुछ कहने का मौका मिला। जो सियासत करते हैं उनके लिए भी मसाला मिला, जो सरकार जो व्यवस्था कर रही है वो अपनी पीठ थपथपा रही है,
उसके बाद क्या है कि जो आस्थावान लोग हैं जाकर के वहां पे स्नान कर रहे हैं, तो वो अपनी बात कह रहे हैं। इसमें सुनीता एरन जी की बात बड़ी मार्के की है कि ये केवल तीर्थ नहीं, ये टूरिज्म हो गया। और तीर्थ और टूरिज्म में दोनों में फर्क ये हो गया कि जब केवल तीर्थ है, तो कोई भी व्यक्ति जब तीर्थ करने के लिए जाता है तो ये मान के ही चलता है कि रास्ते में, सफर में, डेस्टिनेशन पे कुछ कठिनाइयां आएंगी और उन कठिनाइयों को सहते हुए हमें अपनी आस्था को भगवान के सामने समर्पित करना है। तो वो उसका अपना एक वाक्य हो गया, वो उसकी अपनी एक विचारधारा हो गई। और जब टूरिज्म हो गया तो टूरिज्म का मतलब हो गया कि वो सरकारी एजेंसी के जरिए सारी चीजें तैयार की जा रही हैं, तो उसमें एक बिजनेस का भी एस्पेक्ट आ गया। क्योंकि विधानसभा में ही योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस कुंभ से कम 3 लाख करोड़ रुपए का एड ऑन होगा यूपी के इकोनॉमी में। आप यूपी के बजट को देखिए तो 8 लाख कुछ हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट है, और उसमें अगर 3 लाख करोड़ रुपए की एक आमद होती है यूपी के खजाने में, तो निश्चित तौर पे उसको वाहवाही के तौर पे तो वो ले रहे हैं। इसका दूसरा पक्ष ये हो गया कि जो योगी और मोदी का, तो जो बीजेपी का एक सेटअप है, बीजेपी अपने आप को कहती है कि हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, हमारा जो चाल चरित्र चेहरा है वो सबसे अलग है। तो निश्चित तौर पे अगर वो हर व्यक्ति को अपनी बात को कहने का अधिकार है और उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। जहां तक बात रहेगी कांग्रेस की, जैसा कि प्रजानाथ जी ने भी बोला, यहाँ एक बात उन्होंने कही कि झूठ की बुनियाद पर ये पार्टी है और झूठ की बुनियाद पर ही टिके हुए ये लोग हैं। तो यहाँ इसका अगर सियासी हिसाब से देखिए तो झूठ की बुनियाद पे बनी पार्टी को देश की जनता पिछले 2014 से मौका दे रही है, 2017 से यूपी में मौका दे रही है। तो सवाल यह है कि प्रजानाथ जी जो ये कह रहे हैं कि झूठ की बुनियाद पर लोगों को, या झूठ की बुनियाद पर जो टिकी हुई पार्टी है वो झूठ ही बोल रही है, उसके अलावा उसको किसी की संवेदना से मतलब नहीं है, वो लोगों को, श्रद्धालुओं की सुख सुविधा से कोई मतलब नहीं है। वो केवल अपनी पीठ इसलिए थपथपा रहे हैं कि वो दिव्य कुंभ, महाकुंभ, डिजिटल कुंभ, इस तरह की बातें किया करते थे। तो सरकारी एजेंसी तो और सरकार जो है अपने पीठ को थपथपाएगी। लेकिन यहाँ एक सवाल ये जरूर बनता है कि आखिरकार अगर यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ कुछ दूसरे का ही शेर पढ़ करके, दूसरे की बात कह के गिद्ध सुअर तक की बात वह कह डाले, और उसका मतलब एनालिसिस जो अलग अलग तरीके से हो रही है, समाजवादी पार्टी के नेता तो कह भी दिए कि उनको होश रहता नहीं है, वो क्या बोलते हैं पता नहीं, तो यहां तक वो कह गए। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस जब इस तरह की बात करती है तो ये बड़ा सवाल है कि ये बात सही है कि बीजेपी के खिलाफ पार्टी कौन है नेशनल स्तर पे, वो कांग्रेस ही है, उसके अलावा तो सारे रीजनल पार्टीज हैं। और कांग्रेस के पास अगर मुद्दों की कमी है, यही झूठ की बुनियाद और झूठ की बात है, कांग्रेस उसको ग्राउंड के लेवल पे क्यों नहीं पहुंचा पा रही है, एक बहुत बड़ा सवाल है। और जब तक कांग्रेस किसी भी मुद्दे को सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचा पाएगी तो केवल कांग्रेस केवल बात कहती रह जाएगी। वो एक्स पे बात तो अच्छा लगता है, वो मीडिया के सामने स्टेटमेंट देना भी अच्छा लगता है, और इस तरह के डिस्कशन में भी ये बात अच्छी लगती है, लेकिन ग्राउंड पे जब तक आप नहीं उतरोगे, क्योंकि अल्टीमेटली लड़ाई सियासी फायदे की है, और सियासी फायदे की लड़ाई का परीक्षा जो है वो वोटिंग सेंटर्स हुआ करते हैं, पोलिंग सेंटर होते हैं, और पोलिंग सेंटर तक अगर अपनी बात वोट के माध्यम से आप नहीं कह पा रहे हैं तो फिर ये सारी कवायद, सारी बात जो है वो बेमानी रह जाती है। लेकिन आज की तारीख में तो ये है कि यूपी सरकार जब ये औपचारिक तौर पे कंक्लूड हो जाएगा महाकुंभ, तो ये जरूर कहेगी कि देखिए हमने दिव्य कुंभ, महाकुंभ, डिजिटल कुंभ, थोड़ी बहुत अव्यवस्था रही तो थोड़ी बहुत अव्यवस्था इतने बड़े पैमाने के आयोजन में होती है, तो अगर उसको दरकिनार कर दें तो हमने एक बहुत बेहतर काम किया है, जो न केवल आस्थावान लोगों के साथ हम आगे चले, उनके साथ मिलके चले, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी हमने इजाफा किया है, जो आज देश की जरूरत भी है। अभिषेक के पास आती हूँ कि अभिषेक, ये जो पूरी योगी बनाम मोदी की लड़ाई जो देखी जा रही है, और अभी हाल में कुछ मोदी जी ने भी स्टेटमेंट्स दिए थे, क्या लगता है आपको कि क्या कुंभ के जरिए योगी जी ने अपनी जो एक खोई हुई साख थी उनकी, जो लोकसभा चुनाव में जो करारी हार बीजेपी की वहां दिखी, उस साख को तो उन्होंने बनाया, उसके बाद जो बीच में बाई इलेक्शंस हुए उसमें भी बीजेपी ने अच्छा किया, और उसके बाद अब कुंभ को उन्होंने एक अपना नया पड़ाव बनाया जिससे कि वो 2027 और 2029 की अपनी सीट पक्की कर सके। 2029 के लिए भी वो अभी से जूझ रहे हैं, और ये बातें तो छुपी नहीं है कि वो प्रधानमंत्री की वो बनना चाहते हैं, और उसके बारे में काफी चर्चा जोर जोर से हो रही है, और लेकिन ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं है इसको लेकर। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में आप कुंभ को कैसे देखेंगे अगर योगी बनाम मोदी की इस पूरी राजनीतिक लड़ाई में?
देखिए, ये जो बात हो रही है कि योगी बनाम मोदी, तो मुझे ये लगता है कि ये फिलहाल जो है मीडिया का नैरेटिव है, और ऐसी लड़ाई जो है अभी प्रैक्टिकली या जमीनी स्तर पे खुले तौर पे देखने को तो नहीं मिली है। ये एक नैरेटिव अभी मीडिया का हो सकता है। और रही बात कुंभ को लेकर, तो मुझे लगता है कि जो नारे की शुरुआत हुई थी, जो 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, और उसमें जिस तरीके से जो परिणाम आए, तो उसके बाद जैसे योगी ने नारा दिया कि बटोगे तो कटोगे, और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एक है तो सेफ है। तो शायद उसी एक है तो सेफ है के नारे को बहुत वाइडली दिखाने के लिए इस कुंभ को जो है महाकुंभ के तौर पे तब्दील किया गया, और इतना बड़ा आयोजन किया गया ताकि जो सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं या हिंदू धर्म से जो लोग हैं, वो जातियों में ना बंट पाए, और सब हिंदू धर्म या फिर जो सनातन धर्म है, उसी की छत्र छाया में एक समान एक दूसरे से मिलकर रहें। ये जो एक नैरेटिव देने की कोशिश की गई है चुनावों को ध्यान में रखते हुए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि 2027 में जो यूपी में चुनाव होंगे विधानसभा के, और फिर 29 तो खैर अभी ज्यादा दूर है, 27 की बात करते हैं, तो 27 के चुनाव को देखते हुए ये जो एक है तो सेफ है वाला मैटर है, इस पे बीजेपी का जोर ज्यादा रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस है, दोनों ने अलायंस में रहते हुए जो चुनाव लड़ा, तो उन्होंने कहीं ना कहीं जातीय समीकरण पे ज्यादा जोर दिया था। पीडीए जो नारा दिया गया समाजवादी पार्टी के तरफ से, और जिस तरीके से ओबीसी वर्ग को एकजुट करने की कोशिश की गई, और ये प्रयास किया गया कि ओबीसी वर्ग को कहीं ना कहीं छिटकाया जाए बीजेपी की तरफ से, और उस पर काफी जोर दिया गया, और वो हमें लोकसभा चुनाव में दिखा भी कि जिस तरीके से एक जो नैरेटिव लोगों के बीच में ये फैलाया गया कि संविधान खतरे में है, और इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कई जगहों पे बोला गया कि अगर बीजेपी 400 पार कर जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो संविधान में कोटे का जो रिजर्वेशन का जो कोटा या जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, उसको समाप्त करने के काम पे लग जाएगी। तो इस वजह से जो बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा था पूरे नेशन वाइड, आप चाहे महाराष्ट्र में भी देखें लोकसभा में, या उत्तर प्रदेश में भी देखें, इसका बहुत बड़ा असर पड़ा था। और उसके बाद फिर बीजेपी ने इस पर काम करा कि कैसे फिर से जो है हिंदू धर्म के लोगों को एकजुट किया जाए और जाति में ना बंटना दिया जाए। तो शायद मुझे लगता है कि महाकुंभ को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया, और जैसे अभी बात चल रही थी कि हर प्रदेश में जाके इनवाइट भेजा गया, और बड़े स्तर पर जो है लोगों से आह्वान किया कि वो आए और इस शामिल हो। इसके लिए न केवल जो इकोनॉमी की बात हुई कि 3 लाख करोड़ का एक टारगेट फिक्स किया, या ये बोला जा रहा है कि इससे कम से कम 3 लाख करोड़ की कमाई होगी उत्तर प्रदेश में। तो ये सारा नैरेटिव भी एक बीजेपी की तरफ से बनाया गया है। और रही बात मोदी बनाम योगी की, तो मुझे लगता है कि शायद ऐसा अभी जमीनी स्तर पे नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि खुले तौर पे तो खुद ने भी ये कहा कि डबल इंजन की सरकार की वजह से ये महाकुंभ का जो महापर्व है वो इतने बड़े स्तर पे आयोजित किया जा रहा है। और समय समय पे प्रधानमंत्री मोदी भी जब वहां स्नान के लिए गए थे, तो खुद योगी भी थे वहां पे। ऐसा नहीं था कि योगी वहां से नदारद रहे हो या उनकी अगवानी में वो ना वहां पर आए हो। जब वहां पे हादसा हुआ, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी 3-3 बार जैसे बात चली कि अपडेट लिया मोदी से, योगी से। तो अभी जो ये लड़ाई है, ये मुझे मीडिया में ज्यादा नजर आ रही है, और इसका क्योंकि दोनों ही, चाहे योगी हो चाहे मोदी हो, देखिए आपको ये भी समझना होगा कि राइवलरी अगर हम मान भी लें कि अगर प्रतियोगिता है भी, तो शायद मोदी और योगी के बीच में तो कोई प्रतियोगिता है नहीं। अच्छा, यहाँ पर तो मैं एक बात कहना चाहूंगा अभिषेक जी, जैसे कि जो सीएम योगी हैं वो अपना प्रचार इतना व्यापक तौर पे करवाते हैं प्रदेश में कि बाकी लोग छोटे नजर आते हैं। इस तरह की ये अटकलें मीडिया में निकलने लगती हैं कि योगी और मोदी में राइवली चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। बीजेपी का, भाजपा का जो मुख्य चेहरा है वो अभी भी मोदी ही है। लेकिन उनके मीडिया में, यहाँ नोएडा की भी बात करें तो उनके मीडिया में काफी जो समर्थक हैं जो इस तरह का नैरेटिव एक सेट करते हैं कि यूपी में एक बहुत बड़ा चेहरा हो गए हैं, वो अपना प्रोग्राम इस तरह से प्रचारित करते हैं, चाहे फिर वो 144 करोड़ में पहली बार ऐसा कुंभ आया है और फिर ऐसा नहीं आने वाला है, इस तरह से करके इस तरह का सफल आयोजन
आज तक नहीं देखा गया। इस तरह का नैरेटिव मीडिया में सेट किया जाता है कि 65 करोड़ लोग पिछले 44 दिनों में डुबकी लगा चुके हैं और 3 करोड़ लोग आज लगाने की संभावना है, जो 66-67 करोड़ हो जाएगा। जबकि अमेरिका की जो जनसंख्या है वो 34 करोड़ है, कि वहाँ की जनसंख्या से यहाँ लोगों ने इस तरह की जो खबरें प्लान की जाती, जो दिखाया जाता है, इससे एक दिखाने की कोशिश की जाती है लोगों को, जनता को, कि ये बहुत ही बड़ा सफल आयोजन हो गया। जबकि अन्य प्रदेशों में भी भाजपा और बीजेपी की मुख्यमंत्री हैं, वो इस तरह का जो नैरेटिव है, इस तरह का जो अपने वो भी प्रोग्राम कराते हैं, लेकिन इस तरह का जो प्रचार है वो नहीं करते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो ये बातें निकल कर सामने आने लगती हैं कि पीएम वर्सेस हाँ, सीएम। ठीक है अभिषेक, आप अपनी बात को पूरा कर लीजिए, फिर मैं अंतिम कमेंट सुनीता जी और उनसे लूंगी। हाँ, मुझे जाना भी है नीलू। हाँ, अच्छा, ओके, तो सुनीता जी से पहले ले लेते हैं कमेंट, उसके बाद फिर हाँ बोलिए सुनीता जी, अंत में क्या कहेंगे इस पूरे महाकुंभ के समापन पर जी, और खासकर राजनीतिक चश्मे से अगर आप इसको देखें तो जी। राजनीति के चश्मे से मुझे लगता है, देखिए हम लोग बहुत ज्यादा, हम जर्नलिस्ट जो होते हैं ना, वी ट्राई टू रीड टू मच इनटू एवरीथिंग। इससे जो बात आई पॉलिटिकली, एक तरह से हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेशन की बात है, क्योंकि वो 2024 में बिल्कुल क्लियरली जो राम मंदिर मूवमेंट चला था, उसके तहत जो उन्होंने जोड़ा था एक अंडर द बैनर ऑफ राम मंदिर, वो टूटता हुआ नजर आया, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन का इशू हो या कोई पीडीए ने काम किया हो, वो टूटा। और उससे आरएसएस बहुत परेशान भी हुई थी कि हमने इतना हिंदू कंसोलिडेशन करा और ये सारा कोलैप्स कर रहा है। तो यस, इससे फर्क पड़ेगा। जो यहाँ पे आ रहा है वो तकलीफों के बावजूद बहुत कम लोग शिकायत कर रहे हैं। वो उनको लग रहा है कि भाई हमारे डुबकी लगा ली, चाहे उन्होंने संगम नोज पे ना लगाई हो, चाहे उन्होंने किसी भी हिस्से में लगा ली हो, बट वो उनसे एक बात निकलती है, हम जा रहे हैं। वो गांव में जाएंगे वापस, वहां जाके वो हो सकता है जो उनकी परेशानियां हो उसके बारे में भी बात करेंगे, सब करेंगे। 2027 तक आप देखिए मुद्दे बदलते रहते हैं। 2024 के बाद बाईपोल्स हुए, फिर उस समय ये हुआ कि बीजेपी हैज रिकवर्ड। अब ये कुंभ, फिर मंदिर का फिर से वो सेलिब्रेशन हुआ 1 साल का, तो फिर से सनातन, ये एक आप कह लीजिए अंडर सनातन बैनर लोगों को इकट्ठे करने के जो इनके प्लान्स हैं वो 2027 तक चलते रहेंगे। और उसमें एक प्लान ये भी है कि मुस्लिम्स की बैशिंग नॉट फिजिकल बट अदरवाइज जो एंटी मुस्लिम रेटरिक है, उससे भी जो एक तबका है वो पसंद करता है। तो ये बात योगी मोदी से ज्यादा मुझे तो कई बार लगता है जैसे अटल जी और जब अडवाणी जी थे, दोनों अलग अलग बात करते थे राम मंदिर पे, और सारे लोगों ने तब ये कहा एक लिबरल फेस है, एक को मंदिर की बात की। देखिए आरएसएस डिसाइड करता है कौन क्या रोल प्ले करेगा, कितना वो सनातनी होगा, कितना वो बैकफुट पे आएगा। अभी आप देखिए मोदी कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम्स को ये मैसेज आए कि ये गवर्नमेंट बिल्कुल उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही है। योगी अपने एजेंडा पे चल रहे हैं, वहां पे एक डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, बट अदरवाइज इट इज एज पर आरएसएस प्लान। इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं है। मुझे नहीं लगता मोदी अभी कहीं जा रहे हैं। 2029 इज वेरी फार ऑफ। पहले 27 इन लोगों को जीतना है यूपी में, फिर उसके बाद आगे की बात होगी। नहीं, विकसित भारत का सपना 2047 तक ही वहां तक ना पहुंच जाए मोदी जी, ये भी हो सकता है। हो सकते हैं। देखिए कांग्रेस ने भी रूल किया था लंबा, अब इस समय माइंड स्पेस तो उन लोगों ने कैप्चर कर ही लिया है ना, बट जरूरी नहीं है। कल जब अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगे, जब घर में रोटी नहीं होगी तो भूखे पेट तो कोई भजन नहीं करता, फिर वो उसके बाद वो शुरू करेंगे। बिल्कुल सुनीता जी, बाय एवरीबॉडी, बाय बाय एवरीबॉडी। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग ऑन द शो। और बस मैं बहुत ब्रीफ में क्योंकि शो को खत्म करना है, बहुत संक्षेप में सबसे एक एक कमेंट लूंगी। प्रजानाथ जी आपके पास आ रही हूँ सबसे पहले। तो क्या कहेंगे इस पूरे राजनीतिक जो कुंभ, मतलब पूरा एक राजनीतिक कुंभ बना, और जो सुनीता जी भी कह रही थी कि आज तक हम लोगों ने कभी इतना राजनीतिकरण एक ऐसे कल्चरल इवेंट का नहीं देखा जिस तरीके से किया गया। आपको क्या लगता है कि बीजेपी को क्या मिला, और क्या विपक्ष की एक खोई हुई अपॉर्चुनिटी थी? विपक्ष भी चाहता तो उसको ठीक है प्रोजेक्ट कर सकता था किसी न किसी तरीके से, लेकिन विपक्ष तो कहीं नजर ही नहीं आया इसमें। जी प्रजानाथ, थोड़ा संक्षेप में जी।
जी, मुझसे पूछा आपने नीलू जी। जी 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 शर्मा जी बोलिए। देखिए, निसंदेह पहले तो महाकुंभ को राजनीतिक अखाड़ा बना दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। जिस तरह से प्रचार करना था, जिस तरह से प्रबंधन करना था उसमें ये फेल जरूर थे, प्रचार में ये आगे थे। सनातनी 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 एक शब्द का प्रयोग लगातार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। सनातन धर्म की रक्षा, हम सनातनी वो सनातनी नहीं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोग अयोध्या क्यों नहीं गए, राम मंदिर क्यों नहीं गए? राहुल गांधी और खड़गे साहब यहाँ महाकुंभ में स्नान करने क्यों नहीं आए? अब ये तय करेंगे कि जो भगवान राम का दर्शन अयोध्या में जाकर नहीं करेगा, जो स्नान प्रयाग में आकर नहीं करेगा, वो सनातनी नहीं है। ये जानते हैं इसके पीछे का राज क्या है? आप सब यहां सम्मानित पत्रकार बंधु बैठे हैं। इसका राज ये है कि लगातार कई वर्षों तक और आज तक लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये सवाल करते चले आए हैं कि आप देश की आजादी में हिस्सा आपने क्यों नहीं लिया? और हिस्सा नहीं लिया, चलो बात अलग है, आपने देश के साथ गद्दारी क्यों की? उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का पता क्यों बताते रहे? नीलू जी, उसी को छुपाने के लिए, उसी पाप को धोने के लिए ये तिरंगा यात्रा 22 फुट का तिरंगा झंडा सारे कार्यालयों पर, सरकारी दफ्तरों पर और स्टेशनों पर लगेंगे, हवाई अड्डों पर लगेंगे, ये उसको धो रहे हैं। इसीलिए बार बार सवाल कर रहे हैं। ये सनातन शब्द का जो प्रयोग है, और अयोध्या क्यों नहीं गए, यहां महाकुंभ में आकर स्नान क्यों नहीं किए? अरे भाई, हमारा मन पवित्र है, हमारे पुरखे गए, हम लोग भी गए। आज कोई कारण होगा, विवश हैं, अपनी परिस्थितियों से परेशान हैं, कुछ अस्वस्थ रहते हैं, जैसे हम ही को। हमें थोड़ा प्रॉब्लम है पीठ में, इसलिए मैं नहीं गया, पर वहां से गंगा जल मंगा लिया और रोज स्नान किया। आज भी स्नान किया, शिवरात्रि को भी पूरा परिवार स्नान किया। लेकिन बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी हाँ नहीं ठीक है, वो आपका एक्सप्लेनेशन ठीक है। बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाह रही हूँ कि आपके हिसाब से बीजेपी ने कुंभ का इस्तेमाल या योगी जी ने कुंभ का इस्तेमाल किस पर्पज से किया है? अगर आपसे एक मुख्य कारण आपसे पूछूं, उसके बाद फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। देखिए, पूरा राजनीतिक कारण है ये जो अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने बताया, अभिषेक जी ने भी कहा कि ये 2027 की तैयारी है। ये इसको इतना बड़ा इवेंट बनाया कुंभ को, ये इसीलिए बनाया। ठीक है, तो आपके हिसाब से 2027 में ये चाहे जैसे ये जाएंगे। पर एक बात आपको बता दूं, अब जनता बहुत चतुर है, सतर्क, वो देख रही है इनकी चाल को, समझ रही है इनकी चाल को। ठीक है, हम लोग भी खुल के आएंगे मैदान में। हाँ, आप कह रहे हैं कि आप खुल के मैदान में आएंगे, कुंभ का इस्तेमाल, इसका जवाब देंगे नीलू जी। ठीक है अभिषेक, लेकिन आपको ध्यान होगा कि प्रयागराज में कुंभ के अलावा हर साल एक माघ मेला भी होता है। अब अगर एक धार्मिक इवेंट को अगर इस तरीके से उसका राजनीतिकरण होगा, तो अब हर छोटे धार्मिक इवेंट को क्या इसी तरीके से पॉलिटिसाइज किया जाएगा और उसको करने की एक प्रवृत्ति भी आ जाएगी? भाई, उन्होंने ये देख लिया कि कुंभ में एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसको एक टूरिस्ट इवेंट बनाया, सब टूरिस्ट को जमा किया, एक ग्लोबल इवेंट उसको बना दिया। चलिए, ये तो महाकुंभ था जो हर 12 साल में आता है, ये भी बताया गया कि देखिए 144 सालों में पहली बार ऐसा कुंभ आ रहा है। लेकिन अब डर क्या है? क्या इसी तरीके के छोटे छोटे आयोजनों का राजनीतिकरण होगा? और खासकर यूपी में, अगर यूपी की बात करें संक्षेप में अभिषेक। जी देखिए नीलू, अगर हम बात करेंगे छोटे छोटे धार्मिक आयोजनों की, तो आप ये देखेंगे कि अभी पिछले कुछ सालों से देश की राजनीति काफी
जो है बदली है। मतलब पहले जो चीजें दबी जबान में होती थी अब वो ओपनली हो गई है। मीडिया भी अब उस चीज पे ओपनली जो है डिस्कशन करता है, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम का मुद्दा ही क्यों ना हो। पहले आप ये सोचिए कि करीब 15 साल पहले आप चले जाएंगे, अगर कहीं पे कोई सामुदायिक दंगा होता था, सांप्रदायिक दंगा होता था, तो एज ए रिपोर्टर हम वहां पे हिंदू या मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि देश के अन्य किसी हिस्से में वो तनाव ना फैल जाए। लेकिन आप देखेंगे कि आज के टाइम में अगर कुछ ऐसी घटना होती है तो खुलकर जो है हिंदू मुस्लिम खुलकर बोला जाता है। तो ये कितना बदलाव आ गया, और इस सब के पीछे राजनीति ही मंशा है। क्योंकि सब आप देखेंगे जब भी चुनाव आते हैं तो चुनाव में अपना जैसे एक लक्ष्य होता है, तो अब खुले तौर पर लक्ष्य है कि हिंदुओं को साधना है और मुस्लिमों को साधना है। आप ये देखिए, तो अब बीजेपी को पता है कि अगर हिंदू एकजुट रहेगा तो उसका फायदा रहेगा, जहां हिंदू में बिखराव हुआ तो उसका फायदा ऑपोजिशन लेके जाएगा। तो ये जो धार्मिक आयोजन है, अगर हम बात करें हिंदू धर्म से जुड़े जितने भी धर्म से जुड़े हुए जो त्योहार आते हैं या जो कोई पर्व आते हैं, तो जब तक इसमें व्यापक तौर पे इसको नहीं फैलाया जाएगा और उसमें एकजुटता की बात नहीं की जाएगी, जाति को पीछे नहीं किया जाएगा, तब तक भाजपा को फायदा नहीं हो पाएगा। और रही बात कि छोटे-छोटे आयोजन जो राज्य स्तर पे होंगे, तो मुझे लगता है कि हाँ, इस तरीके का प्रचार और प्रसार होता रहेगा। खास तौर पे जब कोई ऐसा बड़ा पर्व आए जिसकी मान्यता कम से कम पूरे देश में ना हो, लेकिन पूरे प्रदेश में अगर ऐसी मान्यता है, तो उसको हाँ, व्यापक तौर पर इंतजाम उसका किया जाएगा, ताकि वही मैसेज जाए। क्योंकि 2027 तक बीजेपी पूरी कोशिश यही करेगी कि हिंदू बटे ना, छिटके ना एक दूसरे बिल्कुल। में, खास तौर पे जाति के नाम पे। हाँ, तो बिल्कुल। इसी और एजेंडे पे आगे चल मैंने इसीलिए ये सवाल किया था क्योंकि कुंभ के अलावा हर साल वहां पर माघ मेला होता है। माघ मेले का भी राजनीतिकरण अब हो सकता है क्योंकि 2027 तक आपको ये पूरी जो पिच है इसको गर्म करके रखनी है। ललित, मैं अब आपके पास आऊंगी कि जो हिंदू कंसोलिडेशन है, आपको लगता है कि महाकुंभ में वाकई में राजनीतिकरण तो हुआ, लेकिन इसके अलावा अच्छे से हिंदू कंसोलिडेशन भी हुआ है वोट्स का, और ये चीजें बीजेपी के फेवर में ही जाएंगी? क्योंकि कई लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि 2027 तो बीजेपी पक्का जीत जाएगी। अब हालांकि अभी तक इसके पहले जब पीडीए की राजनीति की बात हो जाती थी या विपक्ष कितना सक्रिय होगा, आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी अब इस पूरे खेल में कहीं ना कहीं, या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अब पीछे हो गए हैं कुंभ महाकुंभ के आयोजन के बाद? हालांकि बहुत अभी समय है लंबा 2027 में, लेकिन फिर भी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की खासियत है कि कम से कम मौजूदा रिजीम की कि वो छोटी सी भी चीज को बहुत बड़े इवेंट के तौर पे पेश करते हैं, और बड़े इवेंट के तौर पर पेश करके ये बताते हैं, मैसेजिंग करते हैं कि हमारे से पहले, मतलब हमारी सरकार से पहले जितनी भी दलों की सरकार रही, उन्होंने कभी भी शोकेस नहीं किया। दीनहीन तरीके से वो रहे और दीनहीन तरीके से देश को जो है, प्रदेश को प्रेजेंट करते रहे। लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है। हम जब आए हैं तो आपको असर्ट करना पड़ेगा। आप अपनी ताकत को, अपनी बात को, अपने विजन को जब तक असर्ट नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पे चाहे वो देश का स्तर हो, चाहे वैश्विक स्तर हो, वहां पे आप अपनी पहचान बना ही नहीं पाएंगे। तो बीजेपी निश्चित तौर पे महाकुंभ के जरिए उसने असर्ट करने की कोशिश की है कि देखिए, हमारे पास वो मौका आया और उस मौके को हमने सही तरीके से ये दिखाया है। न केवल जो है आस्थावान लोगों के लिए एक मौका दिया, उनको एक सुविधा पहुंचाई, बल्कि इकोनॉमी में जो है पैसे भी इन्फ्यूज किए, उसमें इकोनॉमी में पैसे भी डाले। ये बात अलग है कि 3 लाख करोड़ रुपए की जो एड ऑन की बात वो करते हैं, तो वो हम ही लोगों का पैसा है, वो तो हिंदुस्तानियों का ही पैसा है, और इस पर कांग्रेस के लोग जो है निश्चित तौर पर सवाल कर सकते हैं। भाई 3 लाख करोड़ रुपए का एड ऑन आप करते हैं, तो आखिरकार वो कोई बाहर का पैसा तो नहीं आ रहा है। उद्योग धंधों में पैसों की कमी हो रही है, तो निश्चित तौर पे आप एड ऑन क्या कर रहे हो? भाई हमारे ही जेब से 5 रुपए निकल कर आपकी जेब में जाए और आपसे किसी तीसरे में जाए, तो वो पैसा केवल रोटेट हो रहा है, कहीं फर्दर उसमें 3 रुपए 4 रुपए का एड ऑन नहीं हो रहा है। लेकिन सबके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जो अभी मौजूदा व्यवस्था है, वो असर्ट करने में माहिर है। वो ये बताते हैं कि देखिए, आज के पहले तक सारे लोग नकारा ही थे। भले ऐसा नहीं है कि 1947 के बाद इस देश में 2014 तक काम नहीं हुए, बहुत सारे काम हुए, लेकिन वो बार बार ये कहते हैं कि ठीक है, अगर 5 IIT खुली जो है तो फिर 10 क्यों नहीं खुल सकती थी। अब पब्लिक उस समय हो सकता है कि इंडियन इकोनॉमी भी उतनी स्ट्रांग नहीं थी, वो 5 से ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकती थी, लेकिन कम से कम जनता को मैसेज वो कन्वे कर देते हैं कि देखिए, ये लोग सब के सब जो है बहुत स्लो पेस पे चलने वाले थे। हम जब आए हैं 2014 से 2024 के बीच में देश को कहां से कहां लेकर के चले गए, और उसको आज की पब्लिक, मतलब
देखिए कि 2000 में जो बच्चा पैदा हुआ वो 2018 में वोटर बन गया इस देश का, और वो एक 21वीं शताब्दी का बच्चा हुआ, वो 20वीं शताब्दी या 19वीं का नहीं है। तो निश्चित तौर पे वो देख रहा है कि वास्तव में जो भी कुछ हो रहा है ये तो वास्तव में इतनी बड़ी तरक्की, उसको तो ग्लोबलाइजेशन याद भी नहीं है, लिबरलाइजेशन याद भी नहीं है कि वो 20 साल 24 साल 30 साल पहले वो व्यवस्था कांग्रेस की तरफ से लाई गई थी। तो कुल मिला करके है कि बीजेपी की जो मौजूदा रिजीम है वो ये मान के चलती है कि इस तरीके से बात अपनी रखो, इतनी दमदारी के साथ रखो कि पीछे की सारी चीजें गॉड नजर आने लगे। 2027 की बात है तो आपने जो कहा कि माघ मेला भी है, और वो छोटे छोटे इवेंट को इस तरीके से पेश करेंगे कि हिंदू जो कंसोलिडेट हो, और दोनों काम करेंगे कि उसमें ये भी मैसेज होगा भाई सबका साथ है, सबका विकास है, सबका न्याय है, तो हम उसके साथ भी चलेंगे, लेकिन मेजरली वो हिंदू वोट के कंसोलिडेशन पर उनका ध्यान फोकस रहेगा, क्योंकि वही उनकी एसेट है। बिल्कुल। अंत में बहुत संक्षेप में शेखर आपसे पूछना है कि जो समाजवादी पार्टी को समय समय पर योगी जी ने भी कहा कि देखिए एक उन्होंने भी कुंभ कराया था और एक हमने कुंभ कराया है, अब यही एक बेसिक नैरेटिव आगे के 2 साल तक यही रहेगा कि देखिए हमने इतना भव्य कुंभ कराया, आपके समय में कुंभ कोई कुंभ था ही नहीं, यही प्रोजेक्शन अब आगे आने वाले दिनों में होगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन योगी जी को ये भी जानना चाहिए कि इन 5-6 सालों में भारत की जनसंख्या भी कितनी बढ़ गई। हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया जनसंख्या में, तो ऑब्वियस बात है कि कुंभ में भी भीड़ बढ़ेगी। आयोजन की अगर बात करूं तो ओवरऑल आयोजन अगर भीड़ की वजह से अगर सफल माना जाता है तो सफल है, लेकिन जो आयोजन धार्मिक तौर पे आगे बढ़ा था वो आखिरी अपने समापन में आते आते वो पॉलिटिकली कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये एक तरह से 2027 में जो जैसा कि सभी लोगों ने कहा कि ये 2027 के लिए एक तरह से प्रचार माध्यम था कि जिसको अब ये आगे आने वाले जो 2 साल है उसमें खूब भुनाएंगे कि हमने इतना सफल आयोजन करा, हम सनातनी जो हितों के बहुत धर्म के बहुत हिती हैं, और इस तरह से वो आगे लेकर जाएंगे। और जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि वो अपना प्रचार इस तरह से करते हैं कि उनके सामने बाकी के लोग बौने साबित हो। तो हाँ, ये एक पॉलिटिकली इवेंट बन गया, एक टूरिज्म इवेंट बन गया, इसको अगर आप धार्मिक आयोजन ही कहा जाए ये कहीं से सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए इस चर्चा को खत्म करते हैं। प्रजानाथ जी, शेखर, अभिषेक, ललित, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। जी कुछ बोल लेंगे आप?